नमस्कार एस्पिरेंट। आपको पता होगा कि बीपीएससी के द्वारा एडीओ का एग्ज़ाम लेने के लिए डेट जारी कर दिया गया है, जो 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि अब हमारे पास 70 दिन से भी कम का समय है। आज हम लोग जो बीपीएससी के लिए जो जीएस का महासंग्राम कर रहे थे, उसका आज सेट 3 है। इसके पहले हम लोगों ने 2 सेट कर चुका है, जिसका पीडीएफ और क्विज, पीडीएफ भी प्लस क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और आज हम तीसरा सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में और क्विज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नजाक प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। क्या बोलता है? जो नजाक प्लेट है वो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। प्लेट टेक्टोनिक अवधारणा मैकाजी, पार्कर या मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो कौन सा कथन आपको सही है ये बताना है, 1 या 2। तो इसमें केवल 2 कथन ही सही है। आइए इसका व्याख्या देखें। प्लेट वितरणिकी का सिद्धांत 1967 में मैकाजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जो बिल्कुल सही साबित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल, जिसे हम लिटोस्फीयर कहते हैं, कई कठोर चट्टानों में विभाजित है, जिसे एंथनोस्फेयर के ऊपर तैर रही है। माने जो लिथोस्फेयर है ना, वो एंथनोस्फेयर के ऊपर तैर रही है। फिर कहता है कथन एक गलत है, क्योंकि नजाका जो प्लेट है, कौन सा प्लेट? नजाका प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में है। नजाका प्लेट कहाँ पर है? तो ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में स्थित है, ना कि मध्य अमेरिका के पास है। नजाका प्लेट कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के प्लेट में, ना कि मध्य अमेरिका में है। मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में कारकोस प्लेट है, जो मध्य अमेरिका है, और जो प्रशांत प्लेट है उनके बीच में कारकोस प्लेट है। और नजाका प्लेट आपको दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में मिलेगा। प्लेट तीन प्रकार की गति करती है। जो प्लेट होते हैं ना, जो हम लोग जिसमें हम लोग का पृथ्वी, हम लोग का धरातल तैर रहा है, वो प्लेट है। वो प्लेट 3 प्रकार की गति करते हैं। कौन कौन है? पहला है अपसारी गति। पहला कौन सा है? अपसारी गति। दूसरा है अभिसारी गति, दूसरा अभिसारी गति। और तीसरा होता है रूपांतरण गति। नजाका प्लेट एक छोटी महासागरीय प्लेट है, जो दक्षिण अमेरिका के प्लेटों के नीचे धंस रही है। कहाँ धंस रही है? तो दक्षिण अमेरिका के प्लेट के नीचे धंस रही है नजाका प्लेट। अब आइए क्वेश्चन अगला, आगे ये देखिए। आर्कटिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट मुख्य बड़ी प्लेटों के उदाहरण है। जो आर्कटिक प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट, जिसमें हम लोग का भारत है ना, वो यूरेशियन प्लेट में है। तो आपका जो आर्कटिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट प्रमुख बड़ी प्लेटों का उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति को क्या कहते हैं? जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति को क्या कहते हैं? उसे ऑक्सोडो झील कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सोबो झील कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सोबो झील कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ जब सांप की तरह टेढ़े मेढ़े रास्ते विसर्प में बहती है तो उसे मिंडार कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ जब सांप की तरह टेढ़े मेढ़े रास्ते विसर्प में बहती है तो उसे मिलंडर कहते हैं। नदी अवतरण किनारों पर निक्षेपण और उत्तल किनारों पर कटाव का होता है। क्या लिखा है? नदी के अवतरण किनारों पर निक्षेपण और उत्तल किनारों पर कटाव इरोशन कहते हैं। फिर आता है समय के साथ विसर्प का लूप बहुत गहरा हो जाता है और लगभग वृत्ताकार हो जाता है। जो समय के साथ जो विसर्प का लूप है वो बहुत गहरा और लगभग वृत्ताकार हो जाता है। बाढ़ या अधिक पानी आने पर नदी सीधे रास्ता अपना लेती है। जब बाढ़ या अधिक पानी आने पर जो होता है वो नदी सीधा रास्ता अपना लेती है। अब विसर्प वाला हिस्सा मुख्य नदी से कटकर अलग हो जाता है। इस अलग हुए पानी के भरे हुए हिस्से को गोकुल झील या छाड़न झील कहते हैं। यह नदी के वृद्धावस्था की निशानी है। गोकुल झील कहाँ मिलेगा? जब नदी वृद्धावस्था में आ जाएगी तो इसका निशानी है। बिहार का कांवर झील जो बेगूसराय में है, वो गोकुल झील का एक प्रमुख उदाहरण है। किसका उदाहरण है? गोकुल झील का एक प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक सूची और 2 सूची दिया, आपको दोनों सूची को मिलाना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जनजाति और वो कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में दिया गया है। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले गौंड जनजाति कहाँ मिलेगी? आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी। गौंड जनजाति कहाँ मिलेगी? मध्य प्रदेश में मिलेगी। डोगरिया कोद कहाँ मिलेगी? डोगरिया कोद आपको उड़ीसा में मिलेगी। गौंड कहाँ मिला? मध्य प्रदेश में। डोगरिया कोद उड़ीसा में मिला।
टोंडा जनजाति कहाँ मिलेगी? टोंडा जनजाति आपको नीलगिरी की पहाड़ियों में टोंडा जनजाति मिलेगी। और चेचू कहाँ मिलेगा? तो ये केरल में मिलेगा। चेचू कहाँ मिलेगा? तो केरल में मिलेगा। अच्छा देखते हैं। गौंड जनजाति भारत की एक प्रमुख सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पाई जाती है। टोंडा जनजाति जो दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों में तमिलनाडु में एक चरवाहा जनजाति है। इसका सामाजिक जीवन भैंस पालन पर केंद्रित है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अगर यह है डोगरिया क्रोध। हम लोग पढ़े थे ना डोगरिया क्रोध। यह विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी है, जो उड़ीसा के नियमगिरी पहाड़ी, कहाँ में पाई जाती है? ये नियमगिरी पर पहाड़ियों में निवास करते हैं। चूचू जनजाति या मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के नल्लामलई क्षेत्रों के जंगलों में पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, चिली जो है, चिली ये विश्व के तांबे का अग्रणी उत्पादक है। चिली क्या है? विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा का उत्पादक है। ऊपर में कौन सा कथन सही है? चिली विश्व में तांबे का अग्रणी है और मध्य प्रदेश तांबे में उत्पादक में सबसे बड़ा। दोनों ही कथन सही है। आइए देखिए, चिली दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। यहाँ के चुकी कमाटा खान, कौन सा चिली में कौन सा है? चुकी कमाटा खान। चुकी कमाटा खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। भारत के मध्य प्रदेश में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला, जिसे मजल खंड खदान तांबे के भंडार और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतड़ी या झुंझुनू, अरवल भी तांबे के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। फिर आता है झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबा खनन के लिए जाना जाता है। तांबा एक तन्य धातु और बिजली का सुचालक है। इसके लिए इसका उपयोग बिजली के तारों और मोटरों में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित क्षेत्रों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप वो हमारा वो इसमें एशिया नहीं दिया है, इसी के लिए इसमें आ जा रहा है अफ्रीका। अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। क्षेत्रफल या जनसंख्या दोनों में एशिया आता है। दिए गए विकल्प में एशिया नहीं था, इसीलिए विकल्प में हम सबसे बड़ा अफ्रीका को लेंगे। मैंने सेकंड अफ्रीका में आता है। अफ्रीका द्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार हम लोग क्या कर रहे हैं ना, महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में लगाते हैं कि कौन से कौन कौन महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप आपको मिलेगा वो हमारा एशिया मिलेगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हमारा एशिया आपको मिलेगा। फिर आपको अफ्रीका मिलेगा, फिर उत्तरी अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप वाला अफ्रीका, सॉरी सबसे पहला कौन है? एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा आपको उत्तरी अमेरिका मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका, चौथा में दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका मिलेगा, फिर आर्कटिक मिलेगा, जो अटलांटिका जो आता है ना, जो साउथ में जो है, जैसे पृथ्वी है ना, जो साउथ में आपको अटलांटिका है वो आपको मिलेगा। फिर यूरोप मिलेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप से भी बड़ा आपको अटलांटिका है, यूरोप से भी बड़ा आपका अटलांटिका है। पहला में आपका एशिया, दूसरा में अफ्रीका, तीसरा में उत्तरी अमेरिका, चौथा में दक्षिणी अमेरिका, पांचवा में अटलांटिका, छठा में यूरोप, सातवां में ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप भी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ज़्यादा ऊंचे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट जो है वो पूर्वी घाट की तुलना में ज़्यादा ऊंचे हैं। तापी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार के होकर बहती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही है? तो केवल दो, एक सही नहीं है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ज़्यादा ऊँचे हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे और निरंतर है। ये बात तो सही है। क्या पूछा था? ओह सॉरी, कौन सा गलत है हमसे पूछ रहा था ना, तो वही सही बोले। तो पश्चिमी घाट जो है वो पूर्वी घाट की तुलना में ज़्यादा ऊंचे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और ये दूसरा गलत है कि ताप्ती नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच एक दरार नहीं बहती है। देखते क्या लिखा है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे और निरंतर है। इसकी औसत ऊंचाई, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, जबकि पूर्वी घाट कटे छठे में है। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच दरार घाटी रिफ्ट वैली से होकर नर्मदा नदी बहती है, ना कि ताप्ती नदी बहती है। जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत है ना, उनके बीच जो दरार है, जो रिफ्ट वैली है, उससे होकर नर्मदा नदी बहती है, ताप्ती नदी नहीं बहती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण से बहती है। जो हम लोग का ताप्ती नदी है ना, वो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहती है, दक्षिण से होकर बहती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों ही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। और जो ताप्ती नदी है ना, इसी के किनारे आपका सूरत शहर भी है।
आइए 7वां नंबर क्वेश्चन देखें। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं, आपको ये बताना है दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। चलिए देखते हैं कौन कौन सही है। इसकी दो शाखाएं होती है, ये अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, ये बिल्कुल सही है। अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट और कोकण तट पर वर्षा कराती है, ये भी सही है। कोरोलेसिस प्रभाव के कारण मानसूनी हवाएं विक्षेपित हो जाती है, ये भी बात सही। कोरोलेसिस प्रभाव के कारण ही जो मानसूनी हवाएं विक्षेपित हो जाती है, बात सही है। और बंगाल की खाड़ी मुख्यतः जब मई जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा कराती है, बात बिल्कुल गलत है। तमिलनाडु में आपका जून जुलाई में बारिश ही नहीं होता है, वो अभी हो रहा है दिसंबर के आसपास। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सी गलत है, क्योंकि तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वृष्टि छाया रिन सैलो एरिया में पड़ता है, इसलिए जून जुलाई में यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। तमिलनाडु में मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी मानसून, कौन सा मानसून? उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटते हुए मानसून से अक्टूबर से दिसंबर के दौरान होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं होती है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है। अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट में भारी वर्षा करती है। कोरोलेसिस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, क्या बोल रहा है? कोरोलेसिस बल के कारण जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं वो विषुवत रेखा को पार कर दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिण पश्चिम मानसून बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से युग्मों का सही मिलन कौन सा है? कोरोलेसिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण आता है। जो कोरोलेसिस बल हम लोग कहा है वो कैसे मिलता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण मिलता है। ऋतुएं क्यों बनती है? पृथ्वी के परिक्रमण के झुकाव के कारण ऋतुएं बनती है। विषुव क्यों होता है? सूर्य के भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर को विषुव कहते हैं। आइए, कोरोलेसिस बल यह एक प्रभावी बल है, यह एक आभासी बल है जो पृथ्वी को अपने अक्ष में घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। कैसा कोरोलेसिस बल कैसा है? तो एक तरह का यह आभासी बल है जो पृथ्वी अपने कक्ष में घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। यह हवाओं की दिशा के विक्षेपित उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, यह हवाओं की दिशा के विक्षेपित करता है, जैसे उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर होती है। ऋतु परिवर्तन या पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा, रिवोल्यूशन और अपने अक्ष में झुकाव टिल 23.5 डिग्री झुकाव का संयुक्त परिणाम है। ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करता है, इसीलिए प्लस 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसके कारण होता है। विषुव इक्विनोक्स क्या होता है? यह वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पे पड़ती है। वर्ष में दो बार विषुवत रेखा, 21 मार्च वसंत विषुव और 23 सितंबर शरत विषुव। 2 दिन पूरी पृथ्वी में दिन और रात बराबर होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 शीतोष्ण चक्रवात कौन सा बोल रहा है? शीतोष्ण चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन किस प्रकार के वर्ताग्र से संबंधित है? शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वर्तिकाग्र से संबंधित है? किस प्रकार के वर्तिकाग्र से? तो ये गर्म वर्तिकाग्र होता है, ठंडा वर्तिकाग्र, दोनों तरह से ये संबंधित है शीतोष्ण चक्रवात। आइए, शीतोष्ण चक्रवात एक्सटर्नल टॉपिकल साइक्लोन का निर्माण वर्ताजगन की प्रक्रिया से होता है। शीतोष्ण चक्रवात कैसे निकलता है? तो वर्ताजन्य प्रक्रिया से कारण होता है। इसमें गर्म वर्ताग्र, ठंडा और वर्ताग्र दोनों शामिल होते हैं। इसमें गर्म वर्ताग्र और ठंडा वर्ताग्र दोनों शामिल होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका है, जब ठंडी और गर्म जलवायु आपस में मिलती है तो तुरंत मिश्रित हो जाती है और यह सीमा बनाती है। इस वर्ताग्र को क्या बोल रहा है? जब ठंडी और गर्म वायु राशियाँ आपस में मिलती है तो वे तुरंत मिश्रित हो जाती है और एक सीमा बनाती है, जिसे वर्ताग्र कहते हैं। ये चक्रवात मध्य अक्षांश 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य बनता है। यह मध्य अक्षांश 65 डिग्री और 35 डिग्री और 65 डिग्री की में बनता है। ये चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते पछुआ पवनों का प्रभाव है। ये कैसे बनता है? जो चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर, जैसे पछुआ पवनों के प्रभाव से ये बनता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विपरीत शीतोष्ण चक्रवात भूमि और समुद्र दोनों पे बनते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ बनता है? तो सिर्फ आपका समुद्र में बनता है, पर जो आपका शीतोष्ण चक्रवर्ती है ये भूमि और समुद्र दोनों में बनता है, शीतोष्ण चक्रवर्ती। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। हिमालय नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य और निचले भाग में किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? आपको बताना है कि हिमालय नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य और निचले भाग में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती हैं। तो कैसा निर्माण नहीं करती है? गोकुल झील बनाती है, ठीक है, विसर्प नदियाँ भी बनाती है और गुफित विवाहिकाएँ भी बनाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नदियाँ हिमालय नदी जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने मध्य और निचले प्रवाह में मैदानी भागों में बहती है और मैदानी भाग
ढलान कम होने के कारण नदियाँ विक्षेपित करती है। क्या करती है? विक्षेपित करती है। और ये विसर्प बनाती टेढ़े मेढ़े रास्ते से गोकुल झील बनाती है। जैसे विसर्प के काटने से, विसर्प के कटने से गोकुल झील बन जाता है। फिर आता है ये गुफरित वाहिकाएँ ब्रैडेड चेन बनाती है। जैसे नदी का कई धाराओं का बंटना, फिर मिलना, बीच में द्वीप बनना, जैसे ब्रह्मपुत्र का माजुली है। अंततः ये सभी आकृति हिमालयी नदियाँ बनाती हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले वृत्त गति। वृत्त गति कहाँ पर होता है? तो चंद्रमा की गति से वृत्त गति आता है। घूर्णन गति, घूर्णन गति लोटन घूर्णन का है। लोटन गति, घूर्णन गति कहाँ से आता है? तो लोटन का घूमना से आता है। वृत्त गति चंद्रमा की गति से आता है। फिर आता है आपका आवृत्ति गति। आवृत्ति गति घड़ी का दोलक है आवृत्ति गति। फिर सरल रेखीय गति क्या है? तो नदी का प्रवाह सरल रेखीय प्रवाह है। सरल रेखीय गति कैसा है? तो नदी का प्रवाह है। आइए, वृत्त गति सर्कुलर मोशन, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति एक निश्चित केंद्र के चारों ओर घूमना है। घूर्णन गति लट्टू का अपना धुरी पर घूमना, दिन और रात का होने का घूर्णन है। फिर आता आवर्ती गति, घड़ी का दोलक की गति जो निश्चित समय अंतराल पर खुद को दोहराती है। फिर आता है सरल रेखीय गति, नदी के प्रवाह की गति सीधी रेखा में प्रवाह माना जाता है या सीधी सड़क पर को कार की गति कहते हैं। जब कुएं से पानी का बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भरी गई है। क्या महसूस होता है? कि पानी को सतह से ऊपर भर गई है। आइए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जब बाल्टी के अंदर पानी होता है तो पानी उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। इस बल के कारण पानी अंदर बाल्टी का भासी कम हो जाता है और हल्की लगती है। जैसे ही बाल्टी पानी की सतह से बाहर आती है, उत्प्लावन बल लगना बंद हो जाता है और हवा का प्रत्यापन नग्न हो जाता है। अतः पानी से बाहर बाल्टी अपने वास्तविक भार के कारण भारी महसूस होती है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, क्या बोलता है? यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि अंतर किस कारण से होता है? उसमें ध्वनि का जो अंतर होता है वो किस कारण से होता है? तो वो ध्वनि गुणवत्ता के कारण होता है। ट्रायम्बर ध्वनि गुणवत्ता के कारण होता है। ध्वनि गुणवत्ता या ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण हम समान तारत्व या समान प्रबलता लाउडनेस वाली दो ध्वनियों में अंतर कर सकते हैं। सितार और बांसुरी का स्वर समान होने पर भी उनकी तरंगों की आवृत्ति अलग अलग होती है। तारत्व वह आवृत्ति जिस पर निर्भर करता है आवाज़ का मोटा और पतला होना। फिर आता है प्रबलता, यह आयाम पर यह निर्भर करता है कि आवाज़ तेज है या धीमा होना। चूँकि ये प्रश्न स्वर में कहा गया था, इसमें केवल गुणवत्ता ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप बीपीएससी को लेकर सीरियस हैं। तो आपको हम लोग की खुशखबरी देना चाहेंगे, क्योंकि बीपीएससी में एक चीज़ कॉमन है, पीवाईक्यू। तो इसी के लिए घटना चक्र का जो बीपीएससी पूर्वालोकन का बुक आया है 2026 का एडिशन, इसका हम लोगों ने पूरा टेंशन ख़त्म कर दिया है याद करने का, क्योंकि इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है टेलीग्राम के एमसीक्यू और बोट के माध्यम से, जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज फुल बुक का आपको एमसीक्यू मिलेगा, साथ ही एग्जाम रिलेटेड डिटेल व्याख्या भी, और सबसे इंपॉर्टेंट इस बुक का आपको ओरिजिनल बुक का पीडीएफ भी मिलेगा, ना कि स्कैन कॉपी, ओरिजिनल। इसका प्राइस तो 99 रुपये है, पर आपको शुरुआती छात्रों को ये आपको 49 रुपये भी नहीं, मात्र आपको ये 20 रुपये में मिल जाएगा। कितने रुपये में? मात्र 20 रुपये में ये आपको मिल जाएगा शुरुआती 50 छात्रों को। तो जल्दी कीजिए, आप शुरुआत में आइए, वरना फिर आपका ये प्राइस 49 रुपये हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, वायु में जल का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह क्या है? जो जल है वो वायु का, जल में माने कि जो पानी में वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो वो अवतल लेंस की भांति करता है। वायु का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? माने कोई वाटर का, माने कोई बाल्टी है, उसमें कोई हवा का बुलबुला बाहर निकलेगा तो वो कैसा व्यवहार करेगा? तो वो अवतल लेंस की भांति करेगा। कैसे करेगा? अवतल लेंस की भांति। हवा के अंदर बुलबुला देखने में उत्तल या उभरा हुआ लगता है, लेकिन व्यवहार अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस की तरह करता है। देखिए क्या बोलता है, पानी के अंदर हवा बुलबुला देखने में तो वो उत्तल लगता है, पर व्यवहार करता है अवतल की तरह। देखने में वो उत्तल लगेगा, पर व्यवहार
देखने में उत्तल है पर व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरफ। कारण है पानी का अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हवा में अधिक होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम पानी से विरल माध्यम हवा में जाता है, तो हवा का बुलबुला में जाती है तो वो अधिक अविलंब से दूर हटती है और अपसारी डिगाइन प्राकृति बनती है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। परिणाम स्वरूप पानी के अंदर बुलबुले के माध्यम से देखने पर वस्तुएं छोटी और दूर दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है? ट्रांसफार्मर में किसके कारण ऊर्जा की हानि नहीं होती है? तो किसके कारण ऊर्जा की हानि नहीं होती है? तो क्रोड को नर्म लोहे में बनाना, क्रोड को नर्म लोहे में बना होने के कारण उसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि का मुख्य कारण है ताम्र हानि, कॉपर लॉस। तारों के प्रतिनिधित्व के कारण उष्मा क्षय होती है। भंवर धारा हानि, इडकी करंट लॉस, कोर के प्रेरित धाराओं के कारण होता है। देखिए क्या बोल रहा है, पहले ताम्र हानि, तारों का प्रतिरोध के कारण उष्मा का हानि होता है, उसे ताम्र हानि कहते हैं। फिर होता है भंवर धारा हानि, फिर यह कोर में प्रेरित धाराओं के कारण भंवर धारा हानि होता है। फिर आता है सेथियन हानि, कोर में बार बार चुंबकीकृत अविचुंबकीकृत होने से होता है। नर्म लोहा क्या है? इसका उपयोग कोर बनाने के लिए किया जाता है ताकि स्थलकृत हानि भंवर धारा हानि से कम किया जा सके। अतः नर्म लोहे का उपयोग ऊर्जा हानि के कारण नहीं बल्कि निर्वाहन से होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पे मिलान कीजिए। पहला आता है आपका क्रोमो, गलत सही कौन कौन है? ऑडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को ऑडोमीटर कहते हैं। ग्रामोमीटर, ग्रामीमीटर, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के परिवर्तन के लिए। फेनोमीटर, ध्वनि की तीव्रता के लिए। पर कायरोमीटर रॉकेट इंजन की क्षमता का नहीं है। आइए देखिए, कायरोमीटर का उपयोग अंततः निम्न तापमाप वेरी लो टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है, ना कि रॉकेट क्षमता के लिए। कायोमीटर देखिए आपको लगेगा रॉकेट है, पर इसका उपयोग हम लोग निम्न तापमान वेरी लो टेम्परेचर को मापने के लिए करते हैं। ऑडोमीटर गाड़ी की दूरी मापने के लिए यूज होता है। गैवियोमीटर गुरुत्वाकर्षण के सूक्ष्म अंतर को मापता है, जबकि फेनोमीटर ध्वनि की तीव्रता और स्तर को मापता है। फ्रेनोमीटर, रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन निम्न ताप का प्रयोग होता है, लेकिन क्रायोमीटर मापक यंत्र है, लेकिन क्रायोमीटर एक मापक यंत्र है। फिर आता है लोहे की कील पारे पे तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। क्यों? लोहे की जो कील है वो पारे पे तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। क्यों डूब जाती? लोहे का अपेक्षित घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। तैरने का सिद्धांत, लॉ ऑफ फ्लोरेटी क्या है? तैरने का सिद्धांत क्या है? तो घनत्व पर निर्भर करता है। हम लोग जो तैरते हैं वो किस सिद्धांत पे तैरते हैं? तो घनत्व, डेंसिटी पे निर्भर करता है ये सब। यदि कोई वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वह तैरेगी या तैरेगी, यदि अधिक है तो डूब जाएगी। मान लीजिए किसी वस्तु का जो घनत्व है ना वो द्रव के घनत्व से कम है तो वो तैरेगी। अगर मान लीजिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज़्यादा होगी तो वो डूब जाएगी। ठीक है, लोहे का घनत्व लोहे का घनत्व ज़्यादा होता है पानी के घनत्व से, इसलिए इसमें कील पानी में डूब जाती है। पर लोहे का जो घनत्व है वो पारे से कम होता है और इसीलिए इसे कील पारे में तैरती है। फिर आता है पारा एक भारी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के शरीर के पाए जाने वाले तत्वों को उनकी प्रचुर मात्रा के आधार पर आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। हम लोग के शरीर में क्या क्या पाया जाता है इसको आरोही क्रम में हमें सेट करना है। तो हमारे शरीर में सबसे कम क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन मिलेगा, उससे कम कार्बन मिलेगा, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कैल्शियम और सबसे कम आपको हाइड्रोजन मिलेगा हमारे शरीर में। शरीर में तत्वों के प्रतिशत की मात्रा से देखा जाए तो ऑक्सीजन 65% सर्वाधिक है, कार्बन 18.5% है, नाइट्रोजन 3.5% है, कैल्शियम 1.5% है, हाइड्रोजन 0.5% है, जबकि नाइट्रोजन 9.33% है। आरोही क्रम होगा हाइड्रोजन, फिर सबसे ज़्यादा होगा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, कैल्शियम, फिर हाइड्रोजन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोकार्बन ईंधन जलते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन, इसका अर्थ क्या है? ईंधन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि ईंधन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
कार्बन से बना है। आइए एक्सप्लेनेशन देखें। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे अनस्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्कीन और एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन होते हैं? एल्कीन होते हैं, एल्काइन होते हैं। कार्बन की मात्रा हाइड्रोजन में अनुपात में अधिक होती है। हवा में जलने पर इसका अपूर्ण दहन इनकम्प्लीट कंट्रीब्यूट होता है। अपूर्ण दहन के कारण बिना जले कार्बन के कण निकलते हैं जो काले धुएं शॉट के रूप ले लेते हैं। कार्बन के कण गर्म होकर चमकते हैं और पीली ज्वाला येलो फ्लेम दिखाई देते हैं। फिर आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एलपीजी और मीथेन आमतौर पर नीली लौ पूर्ण दहन के साथ जलते हैं। नीली लौ पूर्ण दहन के साथ जलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। किसी रक्षक नली शुष्क नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस को बनाने के लिए किया जाता है? तो कौन सा करते हैं? कैल्शियम क्लोराइड का करते हैं। HCl गैस बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम क्लोराइड का करते हैं। HCl गैस तैयार करते समय इसमें सूखा ड्राई रखने के लिए कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड एक अच्छा निर्जलीकरण एजेंट है। यह गैसों में मौजूद नमी आर्द्रता को सोख लेता है। या रक्षक नली ग्रेड ट्यूब में से भयंकर गैस से गुजारा जाता है और शुद्ध सूखी HCl गैस प्राप्त होती है। CaCl2 पानी के साथ क्रिया करके उसे अवशोषित कर लेता है। अगला क्वेश्चन, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों में किसकी परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाता है? तो वह है मेलामाइन। क्या है? मेलामाइन होता है। मेलामाइन एक थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है। यह आग का प्रतिरोधक होता है और अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा की क्षमता को अधिक होती है। इसका प्रयोग आग बुझाने वाले कर्मचारी को फायर फाइटर के वर्दी की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि ये आग से सुरक्षित रहे। फिर आता है बैकेलाइट। यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बैकेलाइट क्या होता है? यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। इसका प्रयोग बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में होता है। टेफ्लॉन। इसका प्रयोग नॉन स्टिक ना चिपकने वाले बर्तनों में होता है। एक्रिक या ऊन या वुल जैसा दिखता है जिसका उपयोग स्वेटर, शॉल, कंबल बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन आता है, न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों। क्या बोल रहा है? न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना। तो चलिए, पहला, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। नहीं, ये गलत है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के समान कैसे हो जाएगा? ये बात क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रॉन के गुणधर्मों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो कौन कौन सही है? तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, ये बात सही है। फिर आता है न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, द्रव्यमान बराबर होता है, वही तो आवेश शून्य होता है। न्यूट्रॉन का जो आवेश है तब ना उसको न्यूट्रल कहते हैं, क्योंकि उसका आवेश शून्य होता है पर उसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान होता है। न्यूट्रॉन का परमाणु नाभिक के अंदर अवस्थित होता है। न्यूट्रॉन जो है वह परमाणविक नाभिक के अंदर अवस्थित होता है और पर न्यूट्रॉन परमाणुक नाभिक के चारों ओर चक्कर, न्यूट्रॉन तो नहीं लगाता, इलेक्ट्रॉन परमाणुक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। डी गलत है, क्योंकि न्यूट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। परिक्रमा करना केवल इलेक्ट्रॉन का गुणधर्म है। फिर आता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों परमाणु के नाभिक में के भीतर स्थित होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 टाइम गुने 10 का पावर -27 kg, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुने 10 का पावर -27 kg लगभग बराबर, थोड़ा सा अधिक होता है। न्यूट्रॉन का आवेश रहित कण है, मैंने न्यूट्रल है, अर्थात इसका आवेश शून्य होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, HOOC COOH के कण में कौन सा अम्ल कहा जाता है? HOOC COOH में कौन सा अम्ल, किसे कौन सा अम्ल कहते हैं? इसे ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। यह एक डाइकार्बोनिक अम्ल है जो टमाटर, पालक और चने की पत्तियों के प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसका प्रयोग कपड़े में जंग, रट्स में दाग हटाने, फोटोग्राफी और स्याही के दाग हटाने के लिए किया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH सिरका में पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल एसिड, इसका सूत्र H2CO3 है जिसे सोडा वाटर भी कहते हैं। अज्ञात रुधिर वर्ग या एक व्यक्ति के गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे तुरंत रक्त आदान ब्लड ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध रुधिर वर्गों का किस एक रक्त वर्ग में आसन के सुरक्षित होगा? तो किस में होगा? तो ORH- के रूप में होगा।
ओ निगेटिव रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। आपातकालीन स्थिति में जब मरीज ब्लड ग्रुप अज्ञात हो तो ओ RH- रक्त सबसे सुरक्षित विकल्प होता है। कारण ओ ब्लड ग्रुप रक्त संबंधी RBC का कोई एंटीजन AB नहीं होता और RH- को RH के एंटीजन भी नहीं होता, इसी के लिए से प्राप्त करता शरीर के एंटीबॉडी प्रतिक्रिया रिएक्शन उत्पन्न नहीं होता है। AB पॉजिटिव इसका सार्वभौमिक AB पॉजिटिव इसका सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं जी, या किसी भी रक्त में ले सकता है लेकिन केवल AB से ही दे सकता है। अब अगला क्वेश्चन 25 नंबर कहता है ऊंचे पेड़ों में जाइलम वाहिकाएं, क्या बोल रहा है, ऊंचे पेड़ों में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, पौधे में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्वागति में सहायता होती है वे कौन सा है, वे है वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, सजन और आसजन कहते हैं। ऊंचे पेड़ों में पानी ऊपर चढ़ना रसारोहण का मुख्य सिद्धांत डिक्सन और जाली का वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और ससजन आसजन सिद्धांत है। क्या बोलता है, ऊंचे पेड़ों में पानी ऊपर की ओर चढ़ना जिसे रसारोहण और मुख्य सिद्धांत डिक्सन, जाली और वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और ससजन आसजन सिद्धांत है। फिर अगला आता है आपका वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव। पत्तियों के क्या लिखता है, पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन के कारण ऊपर एक खिंचाव पैदा होती है जो पानी की जड़ों के ऊपर खींचता है। ससजन कोहेशन क्या है, पानी के अणुओं के बीच आपसी आकर्षण बल जो पानी को अटट श्रृंखला बनाए रखता है। आसजन पानी के अणुओं और जाइलम वाहिकाओं के दीवारों के बीच आकर्षण बल है जो पानी के नीचे गिरने से रोकता है, पानी के नीचे से गिरने से रोकता है। फिर आता है आवृत्त बीजी से बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है। क्या बोलता है, आवृत्ति बीजी के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सा अगणित कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, तो कौन सा नहीं पाई जाती है, बीजांडे नहीं पाई जाती, बाकी सहायक कोशिका, अंडज, अप्रस्यावतातन पाई जाती है, प्रतिव्यास्तन पाई जाती है। बीजांड क्या है, तो बीजांड का मुख्य शरीर है जो द्विगणित डाइप्लोट 2n होता है या भ्रूण कोश का पोषण प्रदान करता है। बीजांड क्या करता है, तो बीजांड का मुख्य शरीर है जो द्विगणित होता है और यह भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण कोश मादा युग्मोद्दीपक के अंदर सभी कोशिकाएं अगणित होती है क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन बनाती है। फिर आता है अगणित कोशिकाएं, अंडज कोशिका एक सेल -1 होता है। राहेय कोशिका क्या है, सहायक कोशिकाएं 2 होती है, प्रतिविस्थापन कोशिकाएं 3 होती है और द्वितीयक केंद्रक संलयन के पहले 2 अगणित ध्रुवीय केंद्रक बना होता है और निषेचन के बाद यह अगणित भ्रूण बनाता है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही है, तो पहले दृष्टिहीनता, बेरी रिकेट्स और लोअछता, कौन सा आपको बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित है, तो कौन, चारों सही है, तो चारों सही है। विटामिन ए रेटिनॉल है और कमी से रतौंधी और जीरोथैलेसेमिया होता है। फिर आता है विटामिन B1 थायमिन, कमी से बेरी रोग होता है, पेशियों की कमजोरी है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है, कमी से बच्चों में रिकेट, सूखा रोग, वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया होता है, हड्डियां कमजोर होती है। फिर आता है आपका लोहा, हीमोग्लोबिन का निर्माण के लिए आवश्यक है और कमी आरक्तता एनीमिया होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। फिर आता है जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक प्रदेश होता है जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, केवल प्रोटीन रहित DNA पाया जाता है। ऐसे प्रदेशों को क्या कहते हैं, तो केंद्राकाब कहते हैं, केंद्रकाब कहते हैं। जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इसमें सुविकसित केंद्रक और केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। क्या बोलता है, जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है और इसमें सुविकसित, कौन सा, सुविकसित केंद्रक और केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। इसका आनुवंशिक पदार्थ DNA कोशिका द्रव में एक अनियमित आकार के क्षेत्र को बिखरा जाता है जिसे केंद्राब कहते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, यह नग्न DNA है। यूकैरियोटिक कोशिका जैसे पौधे और जंतुएं सुस्पष्ट केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में जैसे पौधे और जंतुओं में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। अगला देखिए, रक्त के द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। रक्त मतलब लीवर के द्वारा जो स्रावित पित्त होता है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। चलिए कौन कौन सही है,
तो पित्त लिपिड का पाचन एंजाइम करता है, ये बात गलत है। अगला देखिए कौन कौन सही है। पित्त वसाओं के पायसीकरण में सहायक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। जो पित्त है वो वसाओं के पायसीकरण में सहायक करता है। पित्त आमाशय में आने वाले खाद्य पदार्थों को अम्लीय पीएच में उदासीन करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। पित्त खाद्य पीएच का क्षारीय करता है। पित्त जो है वो खाद्य पीएच को क्षारीय करता है और अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया को सुगम बनाता है। पित्त जो है खाद्य पीएच को क्षारीय करता है और अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया को सुगम बनाता है। आइए सही पढ़े। कहते नहीं, गलत है, क्योंकि पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। जो पित्त रस होता है उसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। पित्त रस का कार्य क्या क्या है? तो ये वसा का पायसीकरण करना, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ना ताकि वे एंजाइम लाइपेज के उन कार्यों को कर सके। माध्यम को क्षारीय बनाना, आमाशय में आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना ताकि अग्नाशयी एंजाइम जैसे ट्रैप्सिन कार्य कर सके। वही पित्त रस बनता है पित्राशय गैल बेलेड में जमा होता है। पित्राशय में जो पित्त रस बनता है वो पित्राशय में जमा होता है। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे मौजूदा सरल स्थायी ऊतकों का एक समूह है? आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मौजूदा सरल स्थायी ऊतकों का एक समूह है। तो कौन सा एक सरल स्थायी ऊतकों का समूह है? तो वो है आपका पैरेन्काइमा, कैरेन्काइमा, स्कैलेन्काइमा। ये क्या है? पौधों में मौजूदा सरल स्थायी ऊतकों का एक समूह है। पैरेन्काइमा, कैलेन्काइमा, स्कैलेन्काइमा, ये 3 काइमा होते हैं। आइए देखें। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विभाज्य ऊतक, एक होता है स्थायी। फिर होता है सरल स्थायी ऊतक, एक ही प्रकार के कोशिकाओं के बने होते हैं। जो सरल स्थायी ऊतक है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। पैरेन्काइमा भोजन का भंडारण और प्रकाश संश्लेषण क्लोरेन्काइमा करता है। फिर आता है क्लोरेन्काइमा, पौधे को लचीलापन और यांत्रिक सहारा देता है। क्लोरेन्काइमा पौधे को लचीलापन और यांत्रिक सहारा देता है। स्कैलेन्काइमा कठोरता और मजबूती प्रदान करता है और इसे नारियल का रेशा भी कहते हैं। जटिल स्थायी ऊतक, ये जाइलम और फ्लेम संवहन ऊतक होते हैं। जटिल स्थायी ऊतक या जाइलम और फ्लेम के संवहन ऊतक होते हैं। चावल की खेती के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो रंगपुर से हुए हैं। चावल की खेती के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में चावल या धान के भूसी के साक्ष्य गुजरात के रंगपुर और लोथल से मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो मुख्य रूप से गेहूं, जौ के साक्ष्य मिले हैं। बनवाली हरियाणा बढ़िया किस्म के जौ और मिट्टी के हल्का खिलौना मिला है। फिर आता मेहरगढ़ नवपाषाण स्थल, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य गेहूं मिले हैं। फिर आता कोल्डीवा, यूपी से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा के पूर्व मिले हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसका श्रेय निब्बकाचार्य को सुचलित रूप से दिया जाता है? उनको बताना है कि किसका श्रेय है निब्बकाचार्य को सुचलित रूप से दिया जाता है। तो वह निब्बकाचार्य का क्या है? तो द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत ऐसे याद करने के लिए बोल रहे हैं, दिमाग में दिल में लगेगा। निब्बा निब्बा निब्बी कैसे करते हैं? तो द्वैता देता, खाली याद करने का एक तरीका है, बाकी बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं ये लोग। निब्बकाचार्य ऐसे याद रखिए। निब्बा लोग क्या करता है? द्वैत द्वैत करते रहता है। द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत सिर्फ याद करने के लिए। निब्बकाचार्य द्वैताद्वैत ऐसे याद करने के लिए है। आगे देखिए, निब्बकाचार्य द्वैतवाद या भेदाभेद दर्शन का प्रतिपादन किया था। क्या है? निब्बकाचार्य ने द्वैतवाद या भेदाभेद दर्शन का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार जीव और जगत ब्रह्म और ईश्वर से भिन्न भिन्न होते हैं। इनके अनुसार जीव और जगत ब्रह्म और ईश्वर से भिन्न। इनके अनुसार क्या बोलते हैं? ये जीव है और जो जगत है वो ब्रह्म ईश्वर से भिन्न है। माने ईश्वर अलग है, जीव और जगत अलग है, ईश्वर से दोनों भिन्न है या अभिन्न भिन्न भी है। इसका मुख्य दर्शन अनेक दर्शन हम लोग जानते हैं। कौन कौन दर्शन है? सबसे पहले द्वैतावाद। कौन है? द्वैतावाद माधवाचार्य। विशिष्ट द्वैतावाद रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैतावाद रामानुजाचार्य। इसके बाद आता है शुद्ध द्वैतावाद वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद और शंकराचार्य ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 33। अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया था? अशोक ने कौन कौन सी लिपि का प्रयोग किया था? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि का। जो आपको ब्राह्मी लिपि मिलेगा ये भारत में, खरोष्टी लिपि आपको पाकिस्तान के आसपास मिलेगा, अरमाइक लिपि आपको अफगानिस्तान और ग्रीक लिपि आपको पूरा उत्तर दक्षिण ईरान के पार आपको मिलेगा। आइए देखिए, अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से 4 लिपियां थी। जैसे खरोष्टी लिपि, ये आपको पश्चिम भारत, पाकिस्तान और शाहनवाजगढ़ी मेहरगढ़ में मानसेरा में मिलेगा। खरोष्टी लिखते कैसे हैं? तो दाएं से बाएं में लिखते हैं।
फिर आता है अरमाइक लिपि, यह अफगानिस्तान और सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलेगा, जबकि ग्रीक यूनानी लिपि अफगानिस्तान कंधार क्षेत्रों में ये मिलेगा। देवनागरी और शारदा लिपि का विकास अशोक के काल के बहुत बाद हुआ था। जो देवनागरी और शारदा लिपि है ना, इसका जो विकास हुआ अशोक के काल के बहुत बाद हुआ था। फिर 34 नंबर क्वेश्चन, सुल्तान पृथ्वी का ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। यह किसने कहा था कि सुल्तान जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है? यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपका बलबन ने कहा था। गयासुद्दीन बलबन ने राजत्व का दैवीय सिद्धांत डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप का प्रतिपादन किया था। उन्होंने स्वयं को नियाबत खुदाई, क्या कहा था? नियाबत खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि और जिले इलाही, ईश्वर की छाया घोषित किया था। उनका मानना था कि सुल्तान का पद पैगंबर के बाद सर्वोच्च है और यदि वह किसी साधारण व्यक्ति से बात नहीं कर सकता है। फिर आता है उसने दरबार में सिजदा, घुटने और टेक कर सिर झुकाना और पाबोस, सुल्तान का पैर चूमना जैसी ईरानी प्रथाएं शुरू की थी। फिर आता है लोहा में लौह रक्त की नीति को अपनाना। ठीक है, फिर आता है 35 नंबर क्वेश्चन, जौनपुर के किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? तो अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। 1580 में जौनपुर के धर्मगुरु काजी मुल्ला मोहम्मद याजिदी ने मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ विद्रोह का फतवा जारी किया था। किसके खिलाफ फतवा जारी किया था? इसका कारण अकबर का उदार धार्मिक नीति और 1539 का मजहरनामा है। मजहरनामा ने अकबर के धार्मिक मामलों में सर्वोच्च निर्णय घोषित किया था। उसने रूढ़िवादी उलेमा नाराज थे, उससे रूढ़िवादी उलेमा नाराज थे। इसी समय पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार में भी विद्रोह हुआ था। फिर आता रंजीत सिंह का राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और उनकी धार्मिक राजधानी कौन सी थी? तो रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर अधिकार कर उसे अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया था। कब? 1799 में। और उन्होंने अपने अमृतसर को अपनी धार्मिक राजधानी माना था। उन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहिब में स्वर्ण मंदिर की दीवारों पर सोने की परत चढ़ाई और उसे भव्य रूप दिया था। रंजीत सिंह सर चुकिया मिसल, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला, रंजीत सिंह सर चुकिया मिसल से संबंधित थे। उनकी सेना एशिया की दूसरी सबसे अच्छी सेना मानी जाती थी ख्वाजे खास के अनुसार। अब आता है अगला 37 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। आइए देखते हैं। 1857 की क्रांति में जब अंग्रेज दिल्ली में प्रवेश किए तो बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली। अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट हडसन ने वहीं से गिरफ्तार किया। उन्होंने 2 बेटे और एक पोते को हडसन के खूनी दरवाजे पर गोली मार दी। उनके 2 बेटों और एक पोते को हडसन ने खूनी दरवाजे पर ही गोली मार दी। बहादुर शाह जफर को रंगून म्यांमार निर्वासित कर दिया गया और 1862 में उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। वह अंतिम मुगल बादशाह थे। फिर आता है स्थायी बंदोबस्त को लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति को किसने कहा था? पूरा बंगाल एक जंगल में बदल जाएगा जिसमें केवल वनवासी रहते हैं, यह कहा था राजा राम मोहन राय ने यह कहा था। राजा राम मोहन राय स्थायी बंदोबस्त 1793 के लॉर्ड कॉर्नवालिस के कारण बंगाल में किसानों की दुर्दशा पर यह टिप्पणी की थी। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया जाता था और लगान की दर बहुत ऊंची और निश्चित कर दी गई थी। इससे किसान भूमिहीन मजदूर बन गए और कृषि व्यवस्था बर्बाद हो गई थी। फिर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने खुद भी कहा था बंगाल का 1/3 हिस्सा जंगली जानवरों से भरे जंगल में बदल गया है। और ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? क्या बोल रहा है? ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। तरुण स्त्री सभा यंगर वुमेन एसोसिएशन की स्थापना 1819 में कलकत्ता में की गई थी। इसकी स्थापना ईसाई मिशनरी फीमेल जुवेलाइन सोसाइटी के सहयोग से हुआ था। इसका उद्देश्य महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और कुप्रथा का विरोध करना था। अगला क्वेश्चन आता है, यह भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए बने शुरुआती संगठनों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित पे कथनों पर विचार कीजिए। सन 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी और 1813 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई।
हाँ, 1804 में तो बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, और 1823 में लंदन में भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में की थी। क्या बोल रहा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, याद रखेगा, यहाँ पे खाली ऑफ का याद रखेगा, ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में की थी। फिर वही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में जेम्स मैकिन्टोन्स ने बम्बई में की थी। वही रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऑफ की स्थापना 1823 में लंदन में की गई थी। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य एशियाई इतिहास, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति का अध्ययन करना और प्रचार विद्या करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखें। आपको प्रमुख विद्रोह और उसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले कोल विद्रोह किसने किया था? बंधु भगत ने। कोल विद्रोह किसने किया था? बंधु भगत ने। खासी विद्रोह तीरथ सिंह ने। संथाल विद्रोह सिंधु और कानू ने। और चेरो विद्रोह भूषण सिंह ने किया था। कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ, यह छोटानागपुर के क्षेत्र में हुआ था और इसके प्रमुख नेता बंधु भगत थे। खासी विद्रोह 1833 में हुआ था, यह असम मेघालय की पहाड़ियों में हुआ था, इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। फिर आता है संथाल विद्रोह 1855-56 में भागलपुर और राजमहल क्षेत्रों में दामन एको में, इसके नेता सिद्धो और कानो थे। वही चेरो विद्रोह 1800 में हुआ, यह पलामू झारखंड में हुआ था, इसका नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह थे। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूषण सिंह थे। सन 1907 में सूरत में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली थी। इस क्रम में कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? तो इस बार का 23वां वार्षिक अधिवेशन था। 1907 में सूरत अधिवेशन, 1907 के सूरत अधिवेशन कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुट, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। विभाजन का मुख्य कारण स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्र शिक्षा के प्रस्ताव को लेकर मतभेद था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। गरम दल के नेता लाला लाजपत राय के अध्यक्ष बनना चाहते थे, जबकि नरम दल रास बिहारी घोष के पक्ष में था। फिर आता है संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहाँ स्थित है? संसार का विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहाँ पर है? तो ये बीजापुर में है। गोल गुंबद कहाँ पर है? तो गोल गुंबद बीजापुर में है। गोल गुंबद कर्नाटक के राज्य बीजापुर में स्थित है। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का, कौन है? बीजापुर के सुल्तान थे मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा था। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी 1656 में पूरा हुआ था। यह भारत का विश्व का सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। इसकी विशेषता विसिपिंग गैलरी है, जो हल्की सी आवाज़ भी गूंजती है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं किया है? तो कौन कौन किया है? आइनिवार वंश ने किया है मिथिला पे शासन, कनाट वंश ने किया है और दरभंगा राज ने किया है। पर उज्जैनिया राज आपका नहीं मिलेगा यहाँ पे। उज्जैनिया राज का शासन वर्तमान भोजपुर शाहबाद क्षेत्र तक था, ना कि मिथिला तक था। जो उज्जैनिया राज्य का शासन है वर्तमान में भोजपुर जो शाहबाद क्षेत्र है वहीं पर था, मिथिला तक ये नहीं पहुंचे थे। इसकी स्थापना शैतान सिंह देवराज ने की थी, जो वीर कुंवर सिंह के वंश से संबंधित थे। कनाट वंश 1097 से 1378 तक ये मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसके संस्थापक नान्यदेव थे। कनाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव थे। फिर आता आइनिवार वंश, इसे 1325 से 1556 तक था। इसे सुगोना वंश भी कहते हैं। इसके संस्थापक नाथ ठाकुर है। ओनिवार वंश के संस्थापक कौन है? नाथ ठाकुर है। कर्नाट वंश का नान्यदेव है। फिर आता है दरभंगा राज्य 1557 से 1947 तक थे। ये इसके संस्थापक महेश ठाकुर थे। ये तीनों मिथिला क्षेत्र के राजवंश हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 45, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू थे। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को सर स्टोफेड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया था। कांग्रेस की ओर से आधिकारिक वार्ताकार मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को
पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? किसका किसका किया गया था? तंत्र मंत्र का, बहुदेववाद का, मूर्ति पूजा का, पर कर्म का सिद्धांत का नहीं किया गया था। कर्म का सिद्धांत का उन्होंने पूजा नहीं किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक और वेदों के सर्वोच्च माना और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उन्होंने कर्म का सिद्धांत थ्योरी ऑफ कर्मा का पुनः जन्म को स्वीकार किया, इसलिए इसका विरोध नहीं किया। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, तंत्र मंत्र, श्राद्ध, बाल विवाह और जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। उनके प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 47 आपको मिलान करना है इसको। चलिए मिलाते हैं। क्लाइव ने क्या किया था? क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन दिया था। क्लाइव ने क्या किया था? बंगाल में द्वैध शासन दिया था। वेलीजेली ने सहायक संधि लाया था। वेलीजेली ने क्या लाया था? सहायक संधि। वेलीजेली ने क्या लाया था? सहायक संधि। डलहौजी ने क्या लाया था? राज्यों का विलय। डलहौजी ने क्या किया था? राज्यों का विलय। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पाया था। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव 1765 में बंगाल में द्वैध शासन डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत करता है। लॉर्ड वेलीजेली इसने सहायक संधि सबडिशनरी अलायंस की शुरू किया था 1798 में। सहायक संधि कब आता है? 1798 में आता है लॉर्ड वेलीजेली के द्वारा। लॉर्ड क्यों बोलता है इन लोग को? माथा दर्द है। चलो कोई बात नहीं, सॉरी। इसे व्यापकत का लॉर्ड डलहौजी इसे व्यापकत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य विलय नीति अपनाई थी। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य विलय नीति को अपनाया था। फिर कर्जन के द्वारा इसके समय भारतीय विश्वविद्यालय बना था। कर्जन के समय ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ और बंगाल विभाजन 1905 हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किन व्यापार यूरोपियों ने भारत में प्रथम किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। पहला सामुदायिक कहाँ खोला था? पुर्तगालियों ने खोला था। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए वास्को डिगामा 1498 में और उन्होंने सबसे पहले सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। उन्होंने कोचिन 1503 में, कन्नूर 1505 में अपनी फैक्ट्री खोली थी। पुर्तगालियों ने कार्टरेज अमेडा कैफिला प्रणाली के माध्यम से हिंद महासागर में व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने क्या अपनाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक पद्धति का दूतावास स्थापित किया था? तो टीपू सुल्तान ने किया था। किसने किया था आधुनिक पद्धति से दूतावास? टीपू सुल्तान ने किया था। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए आधुनिक तर्ज पर दूतावास स्थापित किए थे। उन्होंने फ्रांस, टर्की मैंने उस समय का ऑटोमन साम्राज्य, ईरान, पेगू, म्यांमार में अपने दूत भेजे थे। जबकि जैकोबिन क्लब का सदस्य बना वो जैकोबिन पूछेगा भारत में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। बंगाल में द्वैध शासन डायक्री 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किया गया था। इसे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर हेस्टिंग ने नवाबों के हाथों से दीवानी निजामत दोनों अपने अधिकार ले लिया और कंपनी के प्रशासन का सीधा नियंत्रण अपने हाथ ले लिया था। इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसके तहत वह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया था। फिर आता है 51-50 क्वेश्चन हो गया, बस अब 50 और। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 300 में किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्यवाही से। अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्यवाही से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही सूट और प्रोसीडिंग से संबंधित है। यह बताता है कि भारत सरकार भारत संघ के नाम से या राज्य सरकार राज्य के नाम से मुकदमा कर सकती है और जिन पर मुकदमा किया जा सकता है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी है। अनुच्छेद 299 सहकारी संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट।
सहकारी संविदाएं हैं। अनुच्छेद 302 व्यापार वाणिज्य और निबंधन लगाने की संसद की शक्ति है। फिर आता है अनुच्छेद 52 राज्य विधान परिषद के सदस्यों में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपतियों को नहीं चुना जाता है, बाकी स्थानीय निकायों से चुनते हैं, शिक्षक चुनते हैं, स्थानांतरक को चुना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 171(3) के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव विभिन्न निर्वाचक मंडलों के द्वारा होता है, जिसमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से, नगर पालिका जिला बोर्ड से, 1/3 सदस्य विधानसभाओं के एमएलए द्वारा, 1/12 सदस्य ग्रेजुएट, 1/12 सदस्य टीचर्स और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। उद्योगपति का कोई आरक्षित श्रेणी नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 53, किस संविधान संशोधन के द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने का प्रावधान किया गया है? तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान था, पर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा एक परंतु जोड़ा गया और एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। फिर आता यह संशोधन राज्य के पुनर्गठन आयोग की सिफारिश और प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल का वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपातों का प्रतिनिधित्व संबंधित राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 54, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के लिए किसके अनुमोदन की आवश्यकता होती है? किसके अनुमोदन की आवश्यकता होती है? विधानमंडल की आवश्यकता होती है, विधानमंडल की। संविधान का अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जब विधानमंडल सत्र में ना हो। ऐसे अध्यादेश को राज्य की विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद जो हो को पुनः 6 हफ्ता के भीतर अनुमोदित करना होना आवश्यक है। फिर आता यदि 6 सप्ताह में अनुमोदन नहीं मिलता है तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। राज्यपाल इसे कभी भी वापस ले सकती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 55, भारत में संसदीय सरकारों की विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या क्या है? आपको बताना है कि कौन कौन सी हमारी विशेषता है संसदीय सरकार की। पहला है संसद बने, क्या लिखा? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद बने बिना कोई व्यक्ति 6 वर्ष से तक मंत्री पद पर रह सकता है। यह बात बिल्कुल सही है। मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा का अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता नहीं, लोकसभा के समक्ष नहीं, राष्ट्रपति के समक्ष वो कर लेगा। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति वास्तविक कार्यवाहक होते, ये भी बात गलत है। नहीं, राष्ट्रपति भारत के वास्तविक कार्यकारी है। कौन सा, क्या लगेगा कौन सा सही है? तो केवल 2। संसद बिना कोई व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री पद रह सकता है, ये बात सही है। उच्च सदन ही निम्न सदन के प्रति होता है। आइए देखिए, कथन तो कोई भी व्यक्ति बिना संसद के सदस्य बने अधिकतम 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, उसके बाद उसे सदस्यता लेनी होगी। ये कथन एक गलत था क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि उच्च सदन राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है। कथन 3 गलत है क्योंकि मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, न कि स्पीकर के समक्ष लेता है। 4 भी गलत है क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख है, जबकि वास्तविक कार्यकारी रियल एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। आता है क्वेश्चन नंबर 56, किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो अधिकार परीक्षा। कौन सी रीट जारी करते हैं? अधिकार परीक्षा करते हैं। अधिकार परीक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ है कि आपका प्राधिकार क्या है। यह रीट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर, पब्लिक ऑफिस पर अवैध रूप से कब्जा कर लेता है। न्यायालय उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से उस पद पर बैठा है, या अवैध अधिकार सिद्ध नहीं कर पाता तो उसे पद से हटा दिया जाता है। परमादेश सार्वजनिक अधिकारों के कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देता है। उत्प्रेषण अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को रद्द कर देना उत्प्रेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57, वर्तमान में भारत सरकार की कितने कैबिनेट समितियां हैं? तो 8 गो हमारे कैबिनेट समिति। कितने कैबिनेट समिति है? 8 गो कैबिनेट समिति है। ये समितियां कौन कौन है? सबसे पहला है नियुक्ति समिति, आवास समिति, अस्थायी आवासों की समिति सबसे शक्तिशाली है। आर्थिक मामलों की समिति सबसे शक्तिशाली है। फिर आता संसदीय मामलों की समिति, राजनीतिक मामलों की समिति, सुरक्षा समिति CCS जैसे कहते हैं, निवेश और विकास समिति और रोजगार और कौशल विकास समिति। संसदीय मामलों की समिति को छोड़कर सभी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। गृह मंत्री संसदीय मामलों की अध्यक्षता करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 वर्ष होती है। कितना होता है? 25 वर्ष होती है विधानसभा के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173B 173B के अनुसार विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य MLA बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। वही लोकसभा MP के लिए भी 25 वर्ष है। विधान परिषद MLC के लिए
लोकसभा एमपी के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। वही विधान परिषद एमएलसी और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। मतदान की आयु 18 वर्ष है। भारत के किसी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितने महीने या हफ्ते तक होती है? तो 6 महीने और 6 हफ्ते तक होती है। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल होता है। संसद का सत्र शुरू होने के बाद अध्यादेश पास कराने के लिए 6 सप्ताह का समय मिलता है। यदि अध्यादेश संसद सत्र खत्म होने से तुरंत बाद जारी किया जाए और अगला सत्र 6 महीने के बाद हो तो कुल अधिकतम अवधि 6 महीने 6 सप्ताह ही होती है। इसके बाद वह स्वतः समाप्त हो जाता है या यदि संसद इसे अनुमोदित ना करे तो। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 66 में बताया गया। किसे बताया गया? अनुच्छेद 66 में। राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 66 में है। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा होगा। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित विकल्पों में सही को चुनें। चौथी पंचवर्षीय योजना सेवा पर ध्यान है। फिर आता है पांचवी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर ध्यान था। तीसरी नहीं, इसे बताना कि कौन सा युग्म सही है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पे ध्यान था। प्रथम पंचवर्षीय योजना पे कृषि का ध्यान था, तो कृषि पर ध्यान था प्रथम पंचवर्षीय योजना पे। आइए फिर से अच्छे से पढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 या हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास, सिंचाई और बिजली उत्पादन था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित है। इसका मुख्य फोकस भारी उद्योग और खनिजों पर विकास करना है। तृतीय योजना 1961 से 66 इसका उद्देश्य कृषि विशेषकर गृह उत्पादन, बुनियादी विकास पर विकास कर अर्थव्यवस्था पर आत्मनिर्भर बनाना है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो 69 से 74 था, इसका मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता को प्रगतिशील करना। आत्मनिर्भरता कब आई थी? जो चौथी पंचवर्षीय योजना में आई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 69, इस योजना का मुख्य नारा था गरीबी हटाओ, निर्धनता उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। मुख्य साधन लागत एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर है? तो राष्ट्रीय आय के बराबर है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट किसका है? तो राष्ट्रीय आय के बराबर है। फिर कहता है साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को तकनीकी रूप से राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कहा जाता है। एनएनपी क्या है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, जहां सकल राष्ट्र उत्पाद जीएनपी का में मूल्यह्रास को घटने से प्राप्त होता है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन होता है। एनएनपी बराबर क्या होता है? जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन होता है। बाजार मूल्य मार्केट प्राइस के साधन लागत फैक्टर कॉस्ट को जानने के लिए बाजार मूल्य क्या है? मार्केट प्राइस से साधन लागत फैक्टर कॉस्ट जानने के लिए अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय आय बराबर एनएनपी बाजार मूल्य पर माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी होता है। 63 नंबर क्वेश्चन, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो क्या है? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, चलिए इसको देखते हैं। भारत सरकार ने कृषि विपणन और खाद्य सुरक्षा के लिए कई नीतियां अपनाई है। दिए गए इसमें 3 विकल्प शामिल है। पहला क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, या वह दर है जिस पर सरकार किसानों की फसल खरीदती है ताकि उन्हें बाजार कीमतों की गिरावट से बचाया जा सके। बफर स्टॉक, सरकार एफसीआई के माध्यम से अनाज का भंडारण करती है ताकि आपात स्थिति में सूखा और कमजोरी के दौरान आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। फिर आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, इसके तहत सरकार राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। ये सभी उपाय किसानों की सुरक्षा देने, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 64, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? किसने दिया था? तो वो दिया था एस.बी. राव राघवन समिति ने दिया था। एस.बी. राव राघवन समिति ने दिया था। एस.बी. राव राघवन समिति की सिफारिशों पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 कॉम्पिटिटिव एक्ट 2002 लाया गया था। इस अधिनियम को पुराने एमआरटीपी अधिनियम 1969 एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। इसके तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई की स्थापना की गई थी। विजय केलकर समिति, इसका संबंध सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल और सुधारों के जीएसटी से रहा है। रंगराजन समिति जिससे गरीबी रेखा का निर्धारण और वित्तीय समावेशन से संबंधित है। रघुराम राजन समिति वित्त क्षेत्रों के सुधारों से संबंधित है। रघुराम राजन का। अब आ गया 65 नंबर। गरीबी रेखा के निर्धारण करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो एनएसओ करता है। कौन सा करता है? तो एनएसओ करता है। गरीबी निर्धारण के लिए आवश्यक उपभोक्ता व्यय के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। नीति आयोग उन आंकड़ों का उपयोग गरीबों के अनुमान और रेखा निर्धारण करता है, लेकिन यह स्वयं सर्वेक्षण नहीं करता है। पूर्व में यह काम एनएसओ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय करता था। एनएसओ का और सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का विलय एनएसओ के संगठन में किया गया है। फिर आता है एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मोप्सी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 66। भंडारी समिति किससे संबंधित? जो भंडारी समिति है वो किससे संबंधित है? तो वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। भंडारी समिति का गठन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की पुनर्संरचना और सुधार के लिए किया गया है। इनके अन्य महत्वपूर्ण समिति कौन कौन है? नरसिम्हन समिति बैंकिंग और वित्तीय सुधार के लिए है। राजा चलैया समिति कर सुधार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के लिए है। सरकरिया समिति केंद्र और राज्य संबंध के लिए है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन और गरीबी के लिए है। महालोबिस समिति राष्ट्रीय आय के लिए महालोबिस समिति है। 67 नंबर क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष में प्रकाशित किया गया था? 2006-07 में प्रकाशित किया गया था। बिहार सरकार ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण वित्त वर्ष 2006-07 में प्रकाशित किया था। उस समय बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी थे। यह राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के वार्षिक दस्तावेज जो बजट के दौरान आमतौर पर बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता था। हाल ही में फरवरी 2025 को बिहार का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 पेश किया गया है। फिर आता है 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रधान बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह। चेन्नई कैसा है? तो कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़े कृत्रिम बंदरगाह आर्टिफिशियल पोर्टों में से एक है। फिर आता है इस बंदरगाह का निर्माण 1881 में किया गया था। पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कम है क्योंकि ये तट उथले होते हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है जो पश्चिमी घाट में स्थित है। कोची यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह केरल है। मुर्मागांव या गोवा के जुआरी नदी के मुहाने पर एक प्राकृतिक बंदरगाह है। एलोना तूतीकोरिन भी कृत्रिम बंदरगाह। एलोना तूतीकोरिन भी एक कृत्रिम बंदरगाह है। 69। बिहार में सोरा के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो मीर जाफर ने किया था। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो मीर जाफर ने किया था। किसने किया था? मीर जाफर ने किया था। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने 1758 के आसपास अंग्रेजों को बिहार में सोरा के व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया था। प्लासी का युद्ध 1757 में बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। उस समय बंगाल में सोरा उत्पादन का मुख्य केंद्र था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने के लिए किया जाता था। ये सोरा का निर्माण का मुख्य कार्य मुख्य रूप से नैनीनिया समुदाय के द्वारा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 70। प्राचीन बिहार में कौन सा राजवंश पृथहंता राजवंश कहलाया? तो हर्यक वंश कहलाया था। पृथहंता कौन कहलाया? तो हर्यक वंश पृथहंता कहलाया था। मगध के हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व में पृथहंता वंश कहा जाता है। इसका कारण है इस वंश के राजाओं ने गद्दी पाने के लिए अपने पिताओं की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु ने अपने पिता के बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु का पुत्र उदयनील ने अपने पिता के अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। इस वंश के स्थापना बिंबिसार थे। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के तथा नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मोदालकर ने किया था। इसी अधिवेशन में ए.यू. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ जिसके अध्यक्ष C.R. दास देशबंधु थे। 1940 के रामगढ़ अब झारखंड में अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बिहार में प्रांतीय किसान सभा विधिवत स्थापना हुई थी? किसकी अध्यक्षता में?
किसकी स्थापना में बिहार में प्रांतीय किसान सभा का विधिवत स्थापना हुआ था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 में सोनपुर मेले के दौरान हुई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इसके प्रथम सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। इसका उद्देश्य जमींदारी हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को इकट्ठा करना और आंदोलन चलाना था। अगला आता है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सदानंद की अध्यक्षता में हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1960 में कौन स्थापित नहीं था? वह तो कौन कौन था? खुदीराम बोस था, प्रफुल्ल चौकी थे, पर चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने बदनाम जज किंग्सफोर्ड की बद्दी पे बम फेंका था, पर गलती से बम कैनेडी वकील की पत्नी और बेटी पे गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। प्रफुल्ल चौकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस गिरफ्तार होकर 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद इस घटना से नहीं थे। वे बाद में क्रांतिकारी आंदोलन HRA और HSRA से जुड़े थे। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? तो कौन सा जल है जो कुंड जो मुंगेर में कौन सा है? तो सभी है। सीता कुंड भी है, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड। आइए, बिहार के मुंगेर जिले में खड़गपुर की पहाड़ियों में कई गर्म पानी के कुंड हॉट स्प्रिंग स्थित है। इसके प्रमुख है सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड और गोमुख कुंड। सीता कुंड सबसे प्रसिद्ध है। यह एक तीर्थ स्थल भी है। राजगीर में कई बड़े कुंड है, जैसे ब्रह्म कुंड सबसे गर्म है, सूर्य कुंड और मखुदम कुंड। चलिए आगे देखें। 75 नंबर, कोसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी के कोसी नदी के जोड़ने कोसी नदी किस नदी के साथ जुड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय की मंजूरी मिल गया? तो मेची नदी का, जो कोसी नदी है ना हम लोग का, जो कोसी नदी, वो मेची नदी से इसको मिलन होगा, इसी को जल शक्ति मंत्रालय ने मंजूरी दे दिया है। केंद्र सरकार ने कोसी मेची लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। यह भारत की दूसरी प्रमुख जल जोड़ो परियोजना है केन बेतवा के बाद। इसका उद्देश्य है कोसी, जिसे भीमनागर बैराज का अतिरिक्त पानी मेची नदी महानंदा के सहायक में स्थापित कर देना है। जो कोसी में भीमनागर बैराज है, इसका जो अतिरिक्त पानी है उसे मेची नदी के महानंदा सहायक में स्थानांतरित करना है। इसके सीमांचल के जिले जैसे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में 2.14 लाख हेक्टेयर भूमि को अधिक सिंचाई कर सकेगा। या बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक होगी। फिर आता है वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के जिलों का अवरोही क्रम बताइए। मैंने कहाँ भी सबसे ज़्यादा आपको वन मिलेगा? तो वो आपको कैमूर, फिर जमुई, फिर नवादा में मिलेगा। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा वन? तो कैमूर में, फिर जमुई में, फिर नवादा में मिलेगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISF 2023 के अनुसार बिहार में वनावरण का प्रतिशत देखा जाए तो कैमूर में 31%, जमुई में 21%, नवादा में 20.7% और मुंगेर में 20.16% है। क्षेत्रफल के हिसाब से कैमूर सबसे बड़ा और सबसे अधिक वन है। सबसे कम वन आपको शेखपुरा या जहानाबाद जिले में मिलेगा। कौन सी नदी बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है? तो उसे हम लोग कोसी कहते हैं। बिहार का शोक को, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं। कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। कारण है यह नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए आकस्मिक बाढ़ के लिए कुख्यात है। यह नेपाल से निकलती है, यहाँ इसे सप्तकोसी कहते हैं और सुपौल भीमनगर के पास गंगा में प्रवेश करती है या कटिहार जिले के कुरसेवा के पास गंगा में मिलती है। यह भारी मात्रा में गाद लाती है, जिसके कारण यह जल ऊंचा हो जाता है और बाढ़ आती है। क्वेश्चन नंबर 78, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 68.8% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का 68.84 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। शहरी जनसंख्या 31.16% है। जनसंख्या के रूप से लगभग में 83.3 करोड़ लोग गांव में तथा 37.7 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या राज्य उत्तर प्रदेश में है। प्रतिशत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद राज्य में कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करेगा। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख होता है। यह मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाता है, उसकी अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है और उनके कार्यों का निर्देशन करता है। यह राज्यपाल के संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन यह कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए
एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। क्वेश्चन नंबर 80, बिहार के कितने राज्यपाल आगे चल के राष्ट्रपति बने? आपको बताना है बिहार के ऐसे कितने राज्यपाल थे जो आगे चल के राष्ट्रपति बने, तो वो मात्र 2 हैं। बिहार के 2 राज्यपाल आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने। सबसे पहले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये बिहार के चौथे राज्यपाल थे 57 से 62 तक। बाद में ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति बनते 67 से 69 तक। और रामनाथ कोविंद बिहार के 36वें राज्यपाल थे 15 से 17 में, और बाद में 2017 में ये देश के 14वें राष्ट्रपति बनते हैं। ये दोनों पद ग्रहण करने से ठीक पहले बिहार के राज्यपाल थे। 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान बिहार के किस क्रम के राज्यपाल बने हैं? तो 42वें राज्यपाल बने। कौन से राज्यपाल बने हैं? आरिफ मोहम्मद खान 42वें। आरिफ मोहम्मद खान 2 जनवरी 2025 से बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर का स्थान लिया। इसके पहले आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल थे। राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। कौन करता है? 153 करता है, 153। क्वेश्चन नंबर 82, जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी सेना को जानो नाउ योर आर्मी मेले का आयोजन किया था? तो हैदराबाद में किया था। कहाँ किया था? हैदराबाद में किया था। भारतीय सेना द्वारा जनवरी 2025 में अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन हैदराबाद के ऐतिहासिक गोलकुंडा किले में किया था। इसका उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर युवाओं को सशस्त्र बलों के अत्याधुनिक तकनीकों उपकरणों से परिचित कराना था। इसमें मेले के तोपखाने, रडार, इन्फैक्ट्री, हथियार और अन्य सैन्य साजो सामान का प्रदर्शन किया जाता था। इसका आयोजन युवाओं में सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का प्रयास था। केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष में एक आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है? तो कैसे संशोधित करने का निर्णय लिया है? तो 2022 से 23 के रूप में किया है। केंद्र सरकार ने सांख्यिकी और कार्य मंत्रालय मॉस्पिन ने जीडीपी गणना के आधार वर्ष बेस ईयर 11-12 को बदलकर 22-23 करने का निर्णय लिया है। आधार वर्ष का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आए संरचनात्मक परिवर्तन, उपभोग और नए पैटर्नों को सही ढंग से दर्शाना है। इसमें जीडीपी के आंकड़े मौजूदा आर्थिक वास्तविक आधार पर करीब होंगे। वास्तविक जीडीपी की गणना आधार वर्ष की कीमतों पर होगी ताकि मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाया जा सके। 22-23 हो जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में बिहार सरकार ने किन नीतियों का ऐलान किया है? तो कौन कौन नीति है? बिहार प्लास्टिक प्रदूषण के विनिर्माण को प्रोत्साहन नीति, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन नीति और बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति है। फिर आता है आपका बिहार सरकार के बजट 25-26 के औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई नई नीतियों की घोषणा की। इसमें शामिल है बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025 है। इस नीति के तहत निवेशकों की पूंजी सब्सिडी और करों में छूट जैसे प्रोत्साहन दिए जाते हैं। केंद्रीय बजट 25-26 की रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि में आवंटित है? कितनी राशि मिला रक्षा क्षेत्र 25-26 में? सब 25-26 का बात हो रहा है, तो 6.81 का है। 6.81% मिला है। केंद्रीय बजट 25-26 में रक्षा मंत्रालय ने लगभग 6.81 करोड़ का आवंटन किया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 9.53% की वृद्धि है। इसमें 1.80 लाख करोड़ की पूंजी परिपत्र व्यय के लिए इसका उपयोग नए हथियारों और उपकरणों को खरीदने के लिए किया जाएगा। फिर आता है रक्षा अनुसंधान और विकास R&D के लिए अभी से अलग आवंटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन सीड बैंक स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा जीन सीड बैंक? तो बिहार में किया जाएगा। भारत का पहला जीन सीड बैंक बिहार के भागलपुर में स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU के सबौर में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य कृषि जैव विविधता का संरक्षण करना और स्थानीय और पुरानी किस्मों के बीजों को संरक्षित करना है। इसमें वर्तमान में 1500 से भी अधिक बीज नमूने और का लक्ष्य और 10,000 से अधिक बीजों को 28 वर्षों तक सुरक्षित रखने का है। यह जलवायु परिवर्तन के खतरों के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। अगला आता 87 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे ब्लेज मैट्रोवेली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला के मुख्य रूप में सदस्य बनी है? तो इंग्लैंड की बनी। कौन बनी है? ब्लेज मैस्ट्रेवेली इंग्लैंड की। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 के सीक्रेट इंटेलिजेंस में महिला प्रमुख
सॉरी इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 के सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस के 116 साल के इतिहास में पहली बार महिला प्रमुख नियुक्त की गई है। इनका नाम ब्लेज मेस्टेवेली है। यह रिचर्ड मैरू का स्थान लेगी। MI6 ब्रिटेन की बाहरी खतरों से सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसी जैसे भारत में रॉ है, इसराइल के लिए यह एजेंसी मोसाद और अमेरिका के लिए CIA है। फिर आता है 88 नंबर, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मनोरंजन, आयोजन, पर्यटन में विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा प्रणाली शुरू की है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात का। संयुक्त अरब अमीरात का है। संयुक्त अरब अमीरात UAE 4 नई विशिष्ट वीजा श्रेणी शुरू करेगा। 4 गो नई विशिष्ट श्रेणी शुरू करेगा। कौन कौन? पहला है AI विशेषज्ञ, मनोरंजन पेशेवर, इवेंट आयोजक और क्रूज पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। इसका उद्देश्य है UAE को प्रौद्योगिकी और पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाने की रणनीति का हिस्सा करना। यह देश नॉलेज इकोनॉमी और उच्च मूल्य वाले पर्यटनों को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन आता है, अक्टूबर 2025 में RBI ने भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपए में ऋण प्रदान करने की अनुमति दिया है? तो नेपाल, भूटान और श्रीलंका को। RBI ने भारतीय बैंकों को नेपाल, भूटान और श्रीलंका के निवासियों को भारतीय रुपए में ऋण देने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति अक्टूबर 2025 को दी गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीयकरण और दक्षिण एशियाई देशों के व्यापार को बढ़ावा देना है। इसमें सीमा पार लेन देन, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन आसान होगा और डॉलर पर निर्भरता कम होगी। क्वेश्चन नंबर 90, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिससे अब कुल टैरिफ 50% होगा? तो वो अब तो खत्म हो गया, अब तो 18% हो गया टैरिफ, तो 50% कितना कर दिया था? 50%। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2025 में भारतीय आयातों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। यह टैरिफ लगने का शुल्क अतिरिक्त शुल्क होता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ वस्तुएं समान कुल ट्रैफिक 50% तक हो गई थी। इसके पारंपरिक कर रेसिप्रोकल टैक्स की नीति के तहत उठाया गया कदम बताया गया था। आता फिर 91 नंबर, अक्टूबर 2025 में भारत को निम्न में से किस यूरोपीय देश ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA के मुक्त व्यापार समझौते को लागू कर दिया है? तो कहाँ पे लागू किया है? तो ये आपको ये देखिए, एक से ज़्यादा जगह हुआ है। भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता TEPA लागू किया गया। ETFA के 4 देश हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिस्टोफेनिया। कौन है? लिक्टेस्टियन है। ठीक है। यह समझौता अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ था। इसका लक्ष्य अगस्त अगले 15 वर्ष में भारत में $100 अरब का निवेश आकर्षित करना है। फिर आता है 92 नंबर, जनजाति केंद्रित जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो गुजरात है। ये क्या कर रहा है? जनजाति केंद्रित जीनोम अनुक्रम को शुरू कर रहा है। कौन? गुजरात कर रहा है। गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया जिसने जनजाति समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य आदिवासियों की सिकल सेल एनीमिया, थैलेमिया जैसे अनुवांशिक बीमारियों को जोखिमों को करना है। इसके लिए विशिष्ट स्वास्थ्य नीति और निराकरण उपाय बनाने में मदद मिलेगी। यह प्रिसीजन मेडिसिन सटिल चिकित्सा दिशा में एक कदम है। क्वेश्चन नंबर 93, तंबाकू और वेपिंग और ई-सिगरेट प्रोडक्ट पे पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो वो मालदीव है। पीढ़ीगत कौन बनाया है? मालदीव है। मालदीव तंबाकू, वेपिंग और ई-सिगरेट पे पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस कानून के तहत एक निश्चित तारीख जैसे 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पादन, बेचने, खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध होगा। सितंबर 2025 यह प्रभावी है। स्विट्जरलैंड में भी ऐसा कानून बनाया गया था लेकिन बाद में रद्द कर दिया गया। ब्रिटेन में भी इस दिशा में विचार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 94, प्रधानमंत्री मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के स्मरण पुस्तक भारतीय संस्करण के लिए प्रस्ताव को लिखा है? तो ये कौन है? इटली की है। क्या नाम है उनका? जॉर्जिया मेलोनी है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स, माई प्रिंसिपल भारतीय संस्करण की प्रस्तावना प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है। PM मोदी ने उन्हें देशभक्त और उत्कृष्ट समकालीन नेता बताया है। ये दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते और राजनीतिक संबंधों को दर्शाता है। फिर आता है पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख टू द एजेस निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने किया है। किसने किया है? अमित शाह ने किया है। पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख टू द एजेस का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। किसने किया है? अमित शाह ने किया है।
यह पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राजनीतिक इतिहास और विकास पर प्रकाश डालती है। यह धारा 370 हटने के बाद परिवर्तन और विकास कार्यों का विश्लेषण में किया गया है। 96 नंबर, प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक जीजी पारिक का निर्धन 101 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2025 में हो गया। इनके संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? तो सभी ये स्वतंत्रता सेनानी, लोकतांत्रिक समाजवादी समर्थक और श्रमिक आंदोलन नेता थे। जीजी पारिक एक प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वे डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण से प्रभावित हुए और लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रबल समर्थक थे। उन्होंने यूसुफ मेहाली सेंटर स्थापित की थी। वे श्रमिक और किसान आंदोलन में भी सक्रिय रहे थे। 97 नंबर, श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिए? तो वे 10वीं बार शपथ लिए हैं। नीतीश कुमार नवंबर 2025 में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लिए। ये शपथ का एक भारतीय रिकॉर्ड है। ये पहली बार 3 मार्च याद रखिएगा, उन्होंने पहली बार 3 मार्च 2000 को सीएम पद पर शपथ ली थी। यह उपलब्धि उन्हें बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन द्वारा आयोजित किया गया है। फिर आता 98 नंबर, स्वतंत्रता के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो लार्जेस्ट कोजन हरकोई को। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? लाजलो कास्कुन हरकोई को। वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी लेखक लाजगो कोजनगकई को दिया गया है। उन्हें इसके दार्शनिक और सर्वनाशकारी रचनाओं के लिए सम्मानित किया गया है। ये प्रसिद्ध कृतियाँ लटातोंगे में शामिल है। किसमें है? सटातंगों में शामिल है। फिर आता है अन्य विकल्प में देखा जाए तो सिमोन साकागुची चित्कर्स के लिए दिया गया है। फिलिप एजियन अर्थशास्त्र के लिए, एन कितागावा रसायन विजेता हैं ये। फिर आता है 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की पहली फिडे मास्टर बनी जिन्होंने यह किताब दुबई 2025 के अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल किया? तो मरियम फातिमा ने जीता है। फिडे मास्टर कौन बनी है बिहार से? तो मरियम फातिमा बनी है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी है जिन्हें फिडे मास्टर का यह किताब जीता है। उन्होंने यह उपलब्धि दुबई 2025 में अंतर शतरंज टूर्नामेंट में हासिल किया है। यह मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाली है। यह किताब विश्व जन शतरंज फिडे विश्व शतरंज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100, 5 अक्टूबर 2005 को राजगीर के उद्घाटन किए गए बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें इस स्टेडियम की नींव 12 अक्टूबर 2008 को रखी गई थी। बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, न कि प्रधानमंत्री ने किया था। यह स्टेडियम की आधारशिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 अक्टूबर 2018 को रखी थी। इसका आयोजन में कुल लागत 1000 करोड़ रुपए है, न कि 800 करोड़ रुपए है। और यह स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से लेस है। इस तरह करके हम लोग का यह सेट खत्म हो गया। इसका PDF हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। प्लस आप क्यूज भी जरूर लगाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।